ओके। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिग्नम क्लासेस। ओके, और आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारे रियल नंबर चैप्टर के बारे में। ओके, तो आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूं कि हमने अपने पुराने वीडियोस में पूरा का पूरा रियल नंबर चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरे सारे पुराने वीडियो देख के आए हो, है ना, रियल नंबर चैप्टर के ऊपर। ठीक है, और या आप कहीं भी किसी भी ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे होंगे तो वहां पे भी रियल नंबर का चैप्टर कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, बच्चों को ये लगता है कि सर एमसीक्यू क्वेश्चन तो बड़ा इजी होता है। ठीक है, वहां पे क्वेश्चन भी दिया होता है, आंसर भी दिया होता है। ठीक है, आराम से हम टिक कर लेंगे और हमें हमारे नंबर मिल जाएंगे। बट होता है क्या है, आप गलती करके आ जाते हो। और अभी मैंने बोर्ड के भी एग्जाम्स में देखे हैं कि जो बच्चों के आउट ऑफ 80 में से 72 या 68 नंबर आए हैं, तो थ्योरेटिकल पार्ट में पूरा का पूरा जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसमें पूरे के पूरे मार्क्स मिले हैं और गलती से उन्होंने अपने सारे मार्क्स एमसीक्यू क्वेश्चन में उन्होंने गंवा दिया। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, अभी चैप्टर एंड हो रहा है, उसके ऊपर मैं तुरंत एमसीक्यू का वीडियो अपलोड करते जाऊंगा। ठीक है, जुड़े रहिए आप मेरे साथ। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन पढ़ लो आप। पहले आप खुद से वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, है ना, कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, एक बार ट्राई कर लेना खुद से, उसके बाद फिर देखना मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। मेरा जो स्ट्रैटेजी होता है पर्टिकुलरली इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, कि देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि n स्क्वायर माइनस 1 जो है वो डिविजिबल है 8 से, तो n का वैल्यू क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ना मैं ऑप्शन के थ्रू जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें तो नंबर पता है नहीं, यहाँ पे हमें एक एक्सप्रेशन दे दिया गया है n स्क्वायर माइनस 1 और बोला है कि वो 8 से डिविजिबल है। कुछ बच्चे सोचते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। भैया यहाँ पे कोई डिविजिबिलिटी रूल लगने वाला है नहीं। यहाँ पे ऑप्शन पुट करते जाओ इनकी जगह और देखते जाओ कि वो ट्रू है या फॉल्स होते आ रहा है। ठीक है, तो हम इसे मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे ये सॉल्व करना रहा फटाफट मैं मेंटली कैलकुलेट करूंगा और बता दूंगा इसका ऑप्शन ऑड इंटीजर होगा। ठीक है, बट मुझे तो आपको एक्सप्लेन करना है, तो मैं 1 बाय 1 ऑप्शन के साथ जाऊंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहला ऑप्शन अपना ले लेते हैं कि अगर n का वैल्यू हम इंटीजर ले, ओके, और ये जो साइन होता है ना बिलोंग्स टू का साइन होता है, अगर हम n इंटीजर लेंगे, ठीक है, तो n का वैल्यू क्या क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। तो अगर मान लीजिए मैं कोई एक इंटीजर लेता हूं और किसी एक इंटीजर के लिए भी ये फॉल्स हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, है ना। मतलब अगर ये ट्रू होगा तो सारे इंटीजर्स के लिए ट्रू होना चाहिए। बोला n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8, देन n शुड बी एन इंटीजर। अगर n इंटीजर है तो ये सारे इंटीजर के लिए ट्रू होगा। तो क्या हम 1 बाई 1 इनफाइनाइट तक इंटीजर के लिए चेक करेंगे? नहीं, कुछ ही थोड़े बहुत छोटे से बेसिक इंटीजर ले लो, ये अपना रंग दिखाना चालू कर देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे n का वैल्यू 0 लिया बच्चों, ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है वो 0 स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और इसका वैल्यू -1 हुआ। क्या -1 8 से डिविजिबल होता है? नहीं होता है, तो बाकी हम इंटीजर के लिए चेक नहीं करेंगे। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब हम जाते हैं नेचुरल नंबर के ऊपर। ठीक है, हमने इंटीजर के लिए चेक कर लिया, अब हम जाएंगे नेचुरल नंबर के ऊपर। ठीक है, तो n का वैल्यू अगर तुम नेचुरल नंबर लेते हो 1 लेते हो, ठीक है, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 क्या हो गया? 0। भैया 1 के लिए तो ट्रू है। क्या n इक्वल टू 2 के लिए भी ट्रू होगा? 2 भी एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो 2 स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4, 4 माइनस 1 हो गया 3, एंड 3 इज नॉट डिविजिबल बाई 8। ठीक है, 1 के लिए तो ट्रू है बट 2 के लिए क्या हो गया? ट्रू नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। और यहां से जो मेरा डी ऑप्शन है उसको भी मैंने चेक कर लिया। देखो एक इवन इंटीजर है, 2 तो इवन इंटीजर होता है, तो जब ये 2 के लिए ट्रू नहीं है तो बाकी चीजें हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अब मैं अपने ऑप्शन नंबर सी पे आता हूँ। ठीक है, अगर हमारा n एक ऑड इंटीजर है तो क्या ये इसके लिए ट्रू होगा? चेक कर लो। ठीक है, अब ऑड इंटीजर जो होता है वो 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7, 9 एंड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 1 अगर मैं पुट करता हूँ, ठीक है, 1 अगर मैं पुट करता हूँ तो 1 स्क्वायर माइनस 1 0 हो गया, एंड यस 0 इज डिविजिबल बाई 8। 3 अगर मैं पुट करता हूँ तो 3 स्क्वायर 9 हो गया, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 हो जाएगा, यस 8 इज डिविजिबल बाई 8। अगर हम 5 पुट करते हैं तो 5 स्क्वायर माइनस 1, 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25, 25 माइनस 1 कितना हो गया? 24,
और 24 8 से डिविजिबल है। सिमिलरली अगर हम 7 पुट करते हैं तो 7 स्क्वायर 49, 49 में 7 माइनस करोगे 48, 48 भी डिविजिबल है 8 से। तो देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमें पैटर्न फॉलो करना होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ, 3 और 4 नंबर के लिए ट्रू हो गया तो मेरे उम्मीद से आगे के लिए भी ट्रू होगा, मतलब इन्फिनिटी तक ऑड नंबर के लिए ट्रू होगा। तो हमारा ये जो सी ऑप्शन है ऑड इंटीजर, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए अगर आपसे नहीं सॉल्व हो पाया था तो, ठीक है। अभी हम अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या कहना है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1800, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, ठीक है। कोई तो दो नंबर है, लेट अस से दैट ए और बी दो नंबर है, ठीक है, और इन दोनों का एलसीएम कितना दिया हुआ है, 1800 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है इन चारों में से कौन सा इसका एचसीएफ नहीं होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले, ठीक है, हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी, अब देखो दो नंबर है तो उसका हम एलसीएम भी निकालेंगे, उसका एचसीएफ भी निकालेंगे, और एचसीएफ एलसीएम को हमेशा डिवाइड करता है। क्या है कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ, ऑलवेज डिविजिबल बाय, एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ से हमेशा क्या होता है, डिविजिबल होता है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके चेक कर लो ना, 100 या 1800 को डिवाइड करेगा, यस। 200 1800 को डिवाइड करेगा, यस। 300 1800 को डिवाइड करेगा, जी हाँ। बट क्या 400 1800 को डिवाइड कर रहा है, नहीं, ठीक है। 1800 इज नॉट डिविजिबल बाई 400, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इन चारों में से, ठीक है, ए तीनों तो पॉसिबिलिटी है कि एचसीएफ हो सकता है, बट डी के ऊपर मैं एकदम श्योर हूं कि डी हमारा एचसीएफ नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके, चले हम क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। डन हो गया आपसे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, ये ना ट्रेडिशनल टाइप का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपके यूनिट टेस्ट में भी आ सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। देखो यहाँ पे क्या है, आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर है। पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गया, ए, और दूसरा इंटीजर क्या हो गया, बी। और ए का प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है, बी का भी प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है। तो पूछा है इनका एलसीएम क्या होगा, ठीक है भैया। तो ए का प्राइम फैक्टराइजेशन है पी इंटू क्यू स्क्वायर, और जो बी है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन पी का क्यूब इंटू क्यू का पावर कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। ओके, चलो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, p⁻1 लिख देता हूँ। अब जब आप एचसीएफ या एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से कैलकुलेट करते हैं तो उस टाइम आपने सीखा होगा या आपके टीचर ने बताया होगा कि एलसीएम लेते टाइम हम जो प्राइम नंबर होता है उसका मैक्सिमम पावर कंसीडर करते हैं, और एचसीएफ लेते टाइम हम क्या करते हैं, प्राइम नंबर का कॉमन पावर या मिनिमम पावर को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले ले ए और बी का, तो क्या हो जाएगा, p का पावर 1 है, यहाँ पे p का पावर कितना है, 3 है। तो आपको p⁻3 कंसीडर करना होगा, और यहाँ पे q⁻2 कंसीडर करना होगा। देखो दोनों के पावर को क्या करना, दोनों के पावर को कंपैरिजन करना। अब दोनों में जो मैक्सिमम पावर है आपको लिख देना है एलसीएम के लिए। अगर एचसीएफ होता तो क्या लिखते, p⁻1 इंटू q⁻1, बट हमारे क्वेश्चन में एलसीएम पूछा है, एलसीएम कितना हो जाएगा, p⁻3 q⁻2। और आई होप आई थिंक क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। डन हो गया आपका भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली इज, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए, ठीक है। अब आ गया यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। 70 और 125 दो नंबर है, उनको कोई तो एक सबसे बड़ा नंबर डिवाइड कर रहा है, और कुछ इस तरीके से डिवाइड कर रहा है कि आफ्टर डिवीजन फर्स्ट केस में हमें रिमाइंडर 5 मिल रहा है, और सेकंड केस में हमें रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है। तो हमें उस लार्जेस्ट नंबर के बारे में पता करना है, यानी लार्जेस्ट नंबर ने इन दोनों नंबर को डिवाइड किया तो रिमाइंडर मिल रहा है, ठीक है। तो रिमाइंडर मिल रहा है मतलब लार्जेस्ट नंबर से ये दोनों नंबर क्या हुए, एग्जैक्टली डिविजिबल हुए क्या, नहीं। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, ये जो 70 में से रिमाइंडर को माइनस कर लेता है 5, ये हो गया 65, और 125 में से रिमाइंडर 8 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 15 में से 8 गया 7, 117 हो जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ रिमाइंडर
ठीक है, हमें जो दो न्यू नंबर मिले वो हमारे लार्जेस्ट नंबर से एग्जैक्टली क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, अब लार्जेस्ट नंबर में बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा एक एक दो मिनट के लिए सोचना, ये जो दो नंबर है वो कौन सा ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिससे एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, 1। मतलब 1 क्या होता है, इन दोनों नंबर का लीस्ट कॉमन फैक्टर है। बट लार्जेस्ट नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्या होगा, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, दैट इज एचसीएफ, है ना। तो इन दोनों नंबर के बीच में कोई तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा जिससे ये एग्जैक्टली क्या हो जाएंगे, डिविजिबल हो जाएंगे। तो इस टाइप के केस में हमें एलसीएम नहीं, हमें क्या निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होता है। जब भी लार्जेस्ट नंबर से डिविजिबल की बात आएगी तुम क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे। ठीक है, चलो भाई, अब 65 और 117 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 5 इंटू 13 65, 117, 13 9 जा 117 होता है, तो 9 दैट इज 3 का स्क्वायर इंटू 13। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, 13। ठीक है, तो एचसीएफ इज 13। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है, लिख लो, डन। नहीं लाइव नहीं हो रहा है, तो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। ओके, ठीक। ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में P एक नंबर है, Q एक नंबर है, R एक नंबर है, तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है, तीनों का एलसीएम भी दिया हुआ है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है n का वैल्यू क्या होगा। सुनो, n कहीं तो देखना होगा। सबसे पहले ना हम P को नोट डाउन करते हैं। P एक नंबर है और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2^3, 3^1, 5^1। Q जो नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2^2, 3^2, 5^1, और R का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2^3, 3^1 एंड 5^n। और इन तीनों नंबर का जो एलसीएम है वो दिया हुआ है 2^3, 3^2 और 5^4। तो पूछ रहा है कि ये जो अननोन n है इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अबे जस्ट कुछ देर पहले हमने क्या डिस्कस किया कि जब भी हम दो या दो से ज्यादा नंबर का एलसीएम निकालते हैं तो पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, और उसमें से हमारे पास सारे प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, अगर नहीं है तो रेज टू 0 कर दो। ठीक है, और उसके बाद अभी जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2, 3, 5 ये तीनों में क्या है, यही प्राइम नंबर्स है। और जब हम एलसीएम लिखते हैं तो जैसे 2 का मैक्सिमम पावर है वो लिखना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 2 है और 2 का पावर 3 है। मैक्सिमम पावर कितना हो गया भैया, 3। तो यहाँ पे आ गया 2^3। जब 3 का हम देखेंगे तो 3 का मैक्सिमम पावर देखेंगे तो 3 का मैक्सिमम पावर कितना हो गया, 2। अब ना यहाँ पे P का तो दे दिया है 5^1, नोन पावर है 5^1, बट यहाँ पे 5 का पावर कितना है, n है। बट इसके एलसीएम में 5 का पावर कितना आ गया, 4 आ गया। अब सुनो मेरी बात, अगर मैक्सिमम पावर 1 होता तो यहाँ पे 1 होता, मतलब 1 नहीं है ना मैक्सिमम पावर, तभी तो एलसीएम में 1 नहीं आ रहा, 1 की जगह 4 आ रहा है। मतलब n का वैल्यू क्या रहा होगा, n का वैल्यू क्या रहा होगा, 4 रहा होगा। ठीक है, और इसी कारण एलसीएम में इसका क्या बन गया, पावर बन गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, तो n का वैल्यू 4 जो है वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नहीं समझा, आ गया समझ में। अरे सिंपल सा बात है, जब भी तुम एलसीएम लेते हो ना तो ये जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उसमें ना आप मैक्सिमम पावर को कंसीडर करते हो। सीधी सी बात, एक सिंपल सा रूल याद रखना, 3 का मैक्सिमम पावर 2 है, 5 का भी मैक्सिमम पावर कंसीडर हुआ होगा। यहाँ पे तो मुझे 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 1 तो 4 के इक्वल है नहीं, तो भैया n का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। छोटी सी बात है यार, समझा करो। ठीक है, हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व होगा। बहुत बड़ी बड़ी बात मत सोचना। ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ, जो एमसीक्यू प्रॉब्लम्स होते हैं उसको ना हम हिट एंड ट्रायल बेसिक एप्टीट्यूड लेवल से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर n का वैल्यू है, n का पावर है, इसमें क्या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूज होगा। अरे कुछ नहीं होगा, बस अपना बेसिक आइडिया यूज कर लेना। ठीक है, क्या बोल रहा है, जो एक्सप्रेशन है वो क्या है यहाँ पे 6^n - 5^n, और n क्या है भाई तुम्हारा नेचुरल नंबर। तो बोल रहा है कि अगर n नेचुरल नंबर है तो ये जो एक्सप्रेशन है इनका n का अगर हम डिफरेंट वैल्यू पुट करें तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा, एंड्स ऑलवेज एंड्स विथ, का मतलब अगर हम n का डिफरेंट वैल्यू पुट करते जाए तो ए यूनिट डिजिट हर बार क्या देगा। तुमने पता है क्या, ऐसी चीजों को ले
ऐसी चीजों के लिए n का एक या मतलब दो, मैक्सिमम दो वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं n का वैल्यू 1 ले लूँ तो 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा 1। अरे n का वैल्यू 1 लिया मतलब पावर 1 हो गया ना, 6 रेज टू 1 इज 6, 5 रेज टू 1 इज 5, और n का वैल्यू हम 2 ले लेंगे तो 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर हो जाएगा 36 में से 25 हम माइनस करेंगे 11 होगा। देखो दोनों केस में 1 हो रहा है। n का वैल्यू 3 पुट करके देखना फिर भी यूनिट डिजिट 1 आएगा, n का वैल्यू 4 पुट कर देना फिर भी यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हमेशा 1 के साथ एंड होने वाला है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, ठीक है। चलो, अरे भाई ये तो आपने पक्का किया होगा, ठीक है। आर डी शर्मा में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ, आई थिंक एक्सरसाइज 1.3 में, ठीक है। पूछ रहा है प्राइम होगा या कॉम्पोजिट होगा। सीधी सी बात है, प्राइम का क्या होता है बेसिक डेफिनेशन, प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जो 1 और खुद से डिविजिबल होते हैं। कोई भी नंबर अगर 1 और खुद के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल हो गया तो कॉम्पोजिट हो जाएगा। बस हमें इस क्वेश्चन में यही ढूंढना है। अब देखो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव तो है नहीं। कुछ बच्चे क्या करते हैं डायरेक्टली इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 5 ऐड कर देते हैं, ठीक है, और फिर चेक करते हैं कि 1 और खुद के अलावा किसी और से भी डिविजिबल है या नहीं। वैसा मत करना भाई, है ना, 10th में आ चुके हो, थोड़ा सा दिमाग यूज करो। क्या हम देखो ये जो गिवन नंबर है, ठीक है, इसमें दो टर्म है, पहले टर्म में भी 5 है, दूसरे टर्म में भी 5 है। 5 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पे कितना हो गया 1, ठीक है। 5 कॉमन लोगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे 5 था तो वो भी 1 हो गया होगा, ठीक है। अब ना ये देखिए, ये 1 से तो पक्का डिविजिबल होगा, और जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे कुछ तो बड़ा नंबर आएगा विच इज ग्रेटर देन 5, मतलब वो नंबर खुद से भी डिविजिबल होगा। नाउ कॉमन लेने से हमें इतना पता चला कि ये जो नंबर है वो 5 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है। और कोई भी नंबर अगर किसी का मल्टीपल है मतलब वो नंबर उस नंबर से डिविजिबल भी होता है। ये 5 का मल्टीपल है मींस ये 5 से डिविजिबल होगा। सो दिस नंबर इज द गिवन नंबर इज divisible by 5 other than 1 and itself, ठीक है, अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। तो 1 और खुद के अलावा किसी और से डिविजिबल हो गया तो सीधी सी बात है कॉम्पोजिट नंबर हो गया। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। डन हो गया, हाँ हाँ। नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ये भी देखो, ये क्वेश्चन भी आपका बेसिक टेस्ट कर रहा है कि तुमने 7th स्टैंडर्ड ढंग से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है भाई, सबसे छोटा प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है हमारा 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा होता है 2, और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर हमारा होता है 4। स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर हमारा क्या होता है 4। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, 2 और 4 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। सीधी सी बात है, बहुत बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, मजाक कर रहा है आपके साथ एक क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो 2 numbers आर इन द रेशियो ऑफ 15:11, इफ देयर एचसीएफ इज 13 देन नंबर्स विल बी। पल्ले पर रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे 2 नंबर का रेशियो दे दिया, तो रेशियो क्या होता है अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारा नंबर, पहला नंबर ए रहा होगा, दूसरा बी रहा होगा। ए और बी का जो रेशियो है 15/11 है। इनका रेशियो दिया हुआ है, रेशियो का मतलब क्या हुआ, नंबर अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में नहीं है, नंबर अपने सिंपलेस्ट फॉर्मेट में। अगर हमें ओरिजिनल नंबर निकालना होगा तो क्या करना होगा, यहाँ पे नंबर्स को उनके एचसीएफ से मल्टीप्लाई करना होगा, इंटू 13 इंटू 13। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 195 और इसका वैल्यू हो जाएगा 143। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो गया। ये भी एक बेसिक सा क्वेश्चन है। अरे भाई नहीं समझ में आ रहा तो मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। सुनो, मेरे पास 10 रुपए थे, आपके पास 20 रुपए थे। अब मेरा पैसा और आपके पैसे का रेशियो लिया गया है ना, तो तुम सीधी सी बात है, तुम बोलोगे सर 10 से 10 1 जा 1 और 10 से 10 2 जा 28, कैंसिल हो जाएगा। और जो मेरे और आपके पास पैसों का रेशियो है वो कितना हो जाएगा 1:2, ठीक है। अगर कोई थर्ड पर्सन आके बोलता है कि इन दो लोगों के पैसों का रेशियो 1:2 है, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि मेरे पास 1 रुपया है और आपके पास 2 रुपया। नहीं, मेरे पास कुछ और रहा होगा और आपके पास भी कुछ और रहा होगा, है ना, लेकिन वो कैंसिल आउट हो गया होगा।
तो कैंसिल आउट क्या होता है, एचसीएफ ही कैंसिल आउट होता है। 10 और 20 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 10 होगा। तो ऊपर से भी 10 कैंसिल हुआ, नीचे से भी 10 कैंसिल हो गया। तो ओरिजिनल नंबर जब भी हमें फाइंड आउट करना होगा तो जो गिवन रेशियो है उसमें ऊपर और नीचे एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आई होप मैंने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अभी है ए हमारा 10th नंबर क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 117। तो उनका एलसीएम क्या होगा। भाई ये भी बहुत 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 ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है भाई, है ना। दो को प्राइम नंबर है। अब देखो को प्राइम नंबर जो होता है उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, यानी उनका एचसीएफ कितना हो जाता है 1। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ, 3 और 4 दो को प्राइम नंबर, इनका एलसीएम कैसे निकालोगे। अरे कुछ कॉमन है ही नहीं, तो इवन मतलब नॉर्मल मेथड से भी एलसीएम नहीं निकल पाएगा। सिंपली हम इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो को प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो उन दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ क्या लिखेंगे, को प्राइम नंबर, एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर क्या होता है, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ नंबर 117 दिया हुआ है, तो वही उसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। राइट, ठीक है, चलो तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। डन, समझा ना। वो प्राइम नंबर होगा तो उनका एलसीएम क्या हो जाएगा, उन्हीं का प्रोडक्ट हो जाएगा, सीधी सी बात है। 11 नंबर क्वेश्चन है, भी बहुत बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। तो आज का जो सीरीज है ना उसमें मैं सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखो अभी क्या है, 2023 का जो एग्जाम है वो हो चुका है और इस बार का पेपर बड़ा इजी आया था। ठीक है, तो मैं क्या कराऊंगा, अपने हर लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में मैं सिंपल क्वेश्चन कराऊंगा और सेकंड पार्ट में हम थोड़े से स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, जिनके आने के चांसेस कम होते हैं, बोर्ड में सिंपल सा ही क्वेश्चन आता है। क्या बोल रहा है, इफ एलसीएम ऑफ 12 एंड 40 इज 10m प्लस 4 देन द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू, ठीक है, चार ऑप्शन है, 7, 8, 6, 9। क्या होगा भाई, तो 12 और 42 का एलसीएम निकाल लो पहले। 12 का मतलब क्या हो गया, 4 3 ज़ा 12, दैट इज 2 रेज टू 2 इंटू 3 रेज टू 1। 42 7 6 ज़ा 12, दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 7। देखो मैं जब भी एलसीएम निकालता हूँ या एचसीएफ निकालता हूँ तो मैं ना प्राइम नंबर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लिखता हूँ दोनों नंबर में। इसमें 2 है 3 है, इसमें भी 2 है 3 है, इसमें 7 नहीं है, लिख सकते हो ना 7। 7 का पावर कितना हो जाएगा, 0। इससे इजी होता है। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, हम हमेशा मैक्सिमम पावर को कंसीडर करते हैं। 2 रेज टू 2, यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है, 3 रेज टू 1। ठीक है, कितना है मैक्सिमम पावर, 7 रेज टू 1। तो 4 3 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा कितना हो गया, 84। यहाँ दोनों नंबर का एलसीएम कितना हो गया, 84। अब ये जो एलसीएम है 84, वो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कुछ तो 10m प्लस 4 के इक्वल। अब यहाँ से 4 को आप इस साइड ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, 80 हो गया, विच इज इक्वल टू 10m। तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8। ये भी सिंपल सा एक क्वेश्चन था। ठीक है ना, ये एलसीएम के ऊपर, छोटा सा एलसीएम के ऊपर क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम। अच्छा, ये वर्ड प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है भाई, फोकस लूज हो रहा है, चलो ठीक हो जाएगा। There are 24 peaches, 36 apricots and 60 bananas, and they have to arrange in several rows in such a way that every row contains the same members of fruit of only one type. What is the minimum number of rows required for this to be happen? ठीक है, आपके पास 3 टाइप के फ्रूट है, पीचेस है, एप्रिकॉट है और क्या है, बनाना है। तीनों का नंबर अलग अलग है, पहला है 24, दूसरा है 36 और तीसरा है 60, है ना। अब उनको एक रोज में आपको क्या करना है, अरेंज करना है, और एक रो में एक ही टाइप का फ्रूट होना चाहिए। ठीक है, और सबकी हाइट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है ना, क्वेश्चन किस तरफ इशारा कर रहा है, मतलब कोई तो एक ऐसा नंबर ढूंढो जो तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा हो, है ना। वैसे तो वो नंबर 1 भी हो सकता है, 1 तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, बट हमारा इंटरेस्ट ना छोटे नंबर में नहीं है, हम उससे थोड़ा सा बड़ा नंबर ढूंढेंगे। ठीक है, और सबसे बड़ा नंबर ढूंढेंगे, यानी कि हम क्या ढूंढेंगे, लार्जेस्ट नंबर ढूंढेंगे। और जहां पे भी लार्जेस्ट नंबर का कॉन्सेप्ट होता है वहां पे हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर है 24, दूसरा है 36 और तीसरा क्या है, 60। 24 मीन्स 8 3 ज़ा 2 रेज टू 3 इंटू 3 रेज टू 1।
4 9 जा 2 रेज टू 2 इंटू 3 रेज टू 2 और 60 क्या होता है 12 5 जा 2 रेज टू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, 5 नहीं है तो 5 रेज टू 0 कर दिया। देखो यहाँ पे 2 और 3 तो कॉमन है, तीनों में 5 बस इसी में था, मैंने इन दोनों में 5 रेज टू 0 दे दिया। अब एचसीएफ का फंडा क्या है, एचसीएफ में आप क्या करते हो, मिनिमम पावर कंसीडर करते हो सारे प्राइम फैक्टर का, तो 2 रेज टू 2 हो गया, यहाँ पे 3 रेज टू 1 हो गया और यहाँ पे 5 रेज टू 0 हो गया। कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, सर मिनिमम पावर आप क्या कर रहे हो, भाई आप क्या कीजिए 2 और 3 कॉमन दिख रहा है, जो कॉमन दिख रहा है वो ले लो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जब हम मोस्ट कॉमन टर्म के बारे में बात करते हैं तो कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी को ठीक है कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ पे मैं इस मेथड को फॉलो करता हूँ। ये मेथड क्या है कि जो भी नंबर्स दिए हुए हैं आप उनका प्राइम फैक्टर लिखिए, है ना। अब मान लीजिए इसमें 2 था 3 था, इसमें भी 2 था 3 था, इसमें 2 3 5 तीनों आ गए। इन दोनों में तो 5 नहीं है बट 5 रेज टू 0 लिख सकते हैं। अब एचसीएफ का क्या कॉन्सेप्ट है कि जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उसमें हम मिनिमम पावर कंसीडर करते हैं और एलसीएम में हम मैक्सिमम पावर कंसीडर करते हैं, तो कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। एक सिंपल सा रूल याद रखना है, फॉर एचसीएफ कंसीडर द मिनिमम और कॉमन पावर और फॉर एलसीएम कंसीडर द मैक्सिमम पावर ऑफ द प्राइम नंबर। ठीक है, तो हमारा यहाँ एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 रेज टू 2 4 4 3 जा 12। ठीक है, तो हर एक रो में कितने फ्रूट्स आएंगे 12 आएंगे, है ना। तो अब देखो यहाँ पे और भी देखो सब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन जाता कि कितने कितने रो बनेंगे डिफरेंट फ्रूट्स के लिए, तो पीसेस के लिए कितना बनेगा 2, एप्रिकॉट्स के लिए कितना बनेगा 3 और बनानास के लिए कितना बनेगा 5। समझ में आ रही है बात। बट हमारा क्वेश्चन क्या था यहाँ पे एचसीएफ से रिलेटेड था, सो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 bells toll at interval 10 second, 15 second, 20 second and 30 second respectively. If they toll together at 10 am, at what time will they toll together for the first time after 10 am? स्कूल में गए हो आप लोग, ठीक है, घंटी बजाई जाती है ना, तो 10 बजे एक घंटी बजा, ठीक है, ठीक है, एक ही साथ 10 बजे बजा, फिर पहला घंटी 10 सेकेंड बाद, दूसरा घंटी 15 सेकेंड, ठीक है, मतलब 4 घंटी ऐसे 4 बेल लगे हुए हैं, चारों को एक साथ 10 बजे बजाएगा। ठीक है, अब ना जो पहला नंबर था वो 10 सेकेंड बाद बजाएगा, दूसरा नंबर 15 सेकेंड बाद बजाया जाएगा, तीसरा नंबर 20 सेकेंड और चौथा नंबर 30 सेकेंड बाद बजाएगा, है ना। तो अब देखो सारे बेल के बीच में क्या हो गया, टाइम का डिफरेंस हो गया, लेकिन ठीक है, और ये कंटिन्यूअस इंटरवल दिया हुआ है, मतलब फिर 10 सेकेंड बाद पहले जो पहला बेल था 10 सेकेंड पे बजाएगा, फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड बाद बजाया, फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड बाद बजाया जाएगा। तो कोई तो ऐसा मोमेंट आएगा जब फिर से एक साथ चारों बेल बज जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि जो फर्स्ट बेल है हमारा, ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट बेल हर 10 सेकेंड के इंटरवल के बाद बजाया जा रहा है, तो पहला इंटरवल 10, फिर 20 सेकेंड पे बजेगा, फिर 30, फिर 40, फिर क्या है 50 सेकेंड के बाद बजेगा, ठीक है, एंड फिर 60 सेकेंड के बाद बजेगा, फिर 70 सेकेंड के बाद, सो जो दूसरा बेल था वो हर 15 सेकेंड के इंटरवल पे बजाया जा रहा है, तो 15, 30, 45, 60, 75 एंड सो ऑन। तीसरा वाला जो है वो 20 सेकेंड के इंटरवल पे बजाया जा रहा है। ठीक है, ना जो नेक्स्ट वाला है वो 30 सेकेंड के इंटरवल में बजा रहा है, 30, 60, 90, 120 एंड सो ऑन। देखो बच्चों, एक रात तो बहुत हो गई है, ऑलरेडी मैंने ऑफलाइन क्लास लिया है, तो मेरे फेस से आपको दिख रहा होगा बहुत थकान जैसा, बट मेरे यहाँ जो बच्चे आए हैं ऑफलाइन वाले, उनके स्कूल्स में भी एग्जाम्स होने वाले, यूनिट टेस्ट, ठीक है, और मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया, सेकेंड चैप्टर, बट मैंने ऐसा एमसीक्यू का कोई सीरीज नहीं लिया था, तो उनका कहना था सर कि ये एमसीक्यू का सीरीज कंप्लीट कर दो तो हमारे यूनिट टेस्ट के लिए बड़ा ही यूजफुल हो जाएगा। अब मैं दिन में तो रिकॉर्ड कर नहीं सकता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस होते हैं, 9th के होते हैं, 10th के होते हैं, 11th और 12th के होते हैं, ठीक है, अभी मैं 10th 11th 12th जेई का भी क्लास चल रहा है, ठीक है, तो मैंने क्या सोचा रात में रिकॉर्ड कर लेते भाई, और बाकी का टाइम तो मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, तो आपको ना थोड़ा सा कभी कभी वॉइस कम होते हुए दिख रहा होगा, तो उस चीज़ को इग्नोर करो और मेन पढ़ने पे ध्यान दो। बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट बता रहा था, है ना, कि 4 बेल है, एक साथ पहली बार 10 बजे बजाया गया और फिर ऐसे कुछ तो इंटरवल्स में उनको रिंग किया जा रहा है, तो फिर 10 बजे के बाद एक साथ चारों एक साथ कब ये करेंगे, है ना, बजेंगे, राइट। ठीक है, तो ये मुझे और आपको भी लग रहा होगा कि एलसीएम है ना,
अब देखो ये 10 के सारे मल्टीपल निकाले, 15 के मल्टीपल निकाले, 20 के निकाले, 30 के निकाले, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो पहला वाला बेल है अगर हम 6 बार बजाएंगे तो 60 सेकेंड होगा, और दूसरा वाला भी 60 सेकेंड के बाद, मतलब ए हो रहा है, टोल हो रहा है, तीसरा वाला भी 60 सेकेंड के बाद हो रहा है, और चौथा वाला भी हो रहा है, यानी आफ्टर एग्जैक्टली 60 सेकेंड चारों बेल एक साथ फिर से क्या हो जाएंगे, टोल करेंगे, राइट। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो 60 सेकेंड का मतलब क्या हुआ, 1 मिनट बाद। तो 10 AM में पहली बार एक साथ उनको एक किया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट एक साथ कब वो टोल करेंगे, तो 10:01 पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। देखो मैं डायरेक्टली भी बता सकता था भाई एलसीएम निकालो, लेकिन आपको भी समझ में आना चाहिए ना एलसीएम क्यों निकालना है, ठीक है। मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों का फर्स्ट चैप्टर नहीं हुआ होगा। अभी क्या होता है, कभी कभी स्कूल में ना कोई टीचर ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट कर देता है, पता नहीं उनकी कैसी प्लानिंग होती है। भाई पहले चैप्टर से स्टार्ट करो, शुरुआत तो फर्स्ट चैप्टर से होना चाहिए। आपने सिमिलर ट्रायंगल पढ़ाया नहीं और ट्रिग्नोमेट्री से पहला क्लास लेना चालू कर दिया। कहीं कहीं मैं देखता हूँ एपी से स्टार्ट कर देते हैं ना, ठीक है। चलो तो 13 नंबर क्वेश्चन हो गया, अभी हम 14 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, देखो हमने टोटल 13 क्वेश्चन कर लिए, जिसमें मुझे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ढंग का लगेगा, 10th स्टैंडर्ड लेवल का, ऐसा नहीं बहुत बड़ा, ये 30 मार्क खान है, मतलब ये ढंग का क्वेश्चन लग रहा है। क्या दिया हुआ है कि P इज द एलसीएम ऑफ 2, 4, 6, 8 एंड 10, ठीक है। P किसका एलसीएम है, 2, 4, 6, 8, 10 का। P is the LCM of 2, 4, 6, 8 and 10, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और जो Q है वो LCM है किसका, Q is the LCM of 1, 3, 5, 7, 9, वेरी गुड। चलो तो पहले इनका LCM निकाल लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 का LCM निकालना है। तुम यहाँ लॉन्ग डिवीजन मेथड भी यूज कर सकते हो। चलो भाई इस पार्ट को मैं रफ कैलकुलेशन के लिए यूज कर लेता हूँ। 2, 4, 6, 8, 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, फिर यहाँ पे 2 1 जा 1, 3, 2 2 जा 4, 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 5 जा 120। तो P इनका एलसीएम था और P का वैल्यू हो गया 120। सिमिलरली जब तुम इनका एलसीएम निकालोगे क्या हो जाएगा भाई, 1, 3, 5, 7, 9, 3 से करना, 3 1 जा 3, 5 ऐसे रहेगा, 7 ऐसे रहेगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 5 जा 45, 45 में 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28 प्लस 3 315। क्यू का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, 315, ठीक है। तो P जो इन सारे नंबर का एलसीएम था उसका वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, Q इनका एलसीएम था उसका भी वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। नाउ अभी क्या बोला है, L इज द एलसीएम ऑफ P एंड Q। व्हाट इज गिवन, L इज द एलसीएम ऑफ P एंड Q, ठीक है। चलो यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। L, P और Q का एलसीएम है, दैट इज 120 और 315 का एलसीएम है। क्या है, 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल। 3 4 जा 12, 40 ना, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 5 से होगा, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, ठीक है। अब ये दोनों को प्राइम हो गया, आगे डिवीजन नहीं करना है। तो यहाँ पे जो L का वैल्यू है, L एलसीएम है P एंड Q का, तो ये इक्वल हो जाएगा 3 × 5 × 8 × 21 के, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये देखो L को ना P के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है, W के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है, P के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है, P के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है। W तो है नहीं भाई, तो इसको हटा दो, है ना। अब इन तीनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर L इक्वल टू 21 इंटू P होगा क्या, अब देखो P का वैल्यू कितना है, 120, तो L को क्या हम 120 के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखते हैं 120 का, सॉरी 21 P कब आएगा भाई, ये देखो पहला वाला क्या है, 21 इंटू P, ठीक है। ओके, तो मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है कि 21 दिया हुआ है, क्या इनका प्रोडक्ट P के इक्वल होगा। व्हाट इज P, P 120 है, तो 8 5 जा 40, 43 जा 120, वेरी गुड, पहला ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन मिल गया मुझे। तो 120 किसका वैल्यू है भाई,
120 पी का वैल्यू है 21 रहा, 21 इंटू पी। बाकी कोई ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। समझ में आया है क्वेश्चन? थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए कोशिश कर रहा था कि पी इसका एलसीएम है, क्यू इसका एलसीएम है, मैंने पी और क्यू का वैल्यू निकाल लिया। फिर एल इज द एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू, तो पी और क्यू का जो वैल्यू था उसका एलसीएम निकाला मैंने, उसको एज ए प्राइम फैक्टर लिखा, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा था कि एल को ना पी और समथिंग किसी नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया था। तो पहला वाला जो था वो तो 21 मुझे दिख रहा था, तो मैंने 21 को ऐसे ही रखा और फिर सोचा कि अगर हम इसका प्रोडक्ट कराएं तो क्या वो p दैट इज 120 के इक्वल आ गया तो ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो ये ठीक ठाक क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आप लोग ट्राई कीजिए। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 120 एंड 144 बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इज। एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अभी तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है नहीं कि वहां पे हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को एक्सप्लेन करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करें, है ना। डायरेक्टली तुम्हारी मर्जी, तुम लॉन्ग डिवीजन से भी निकाल सकते हो, है ना। इसमें टिक तो करना होता है, ऑप्शन बताना होता है। अगर मान लो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ठीक है, और कुछ इस तरीके से होता है कि एक्सप्लेन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड हेंस फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है कि हर कॉम्पोजिट नंबर को हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर एक्सप्रेस करेंगे, है ना। और एचसीएफ के लिए क्या होता है, उनका प्राइम फैक्टर का मिनिमम पावर कंसीडर करेंगे और एलसीएम के लिए मैक्सिमम पावर, यही हो गया। ठीक है, चलो तो मैं अभी प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालूंगा। तो 120 पहला नंबर हो गया हमारा और 144 दूसरा नंबर हो गया। 120 का मतलब कितना हुआ भाई, 40 इंटू 3, और 40 मतलब 8 इंटू 5, तो 2⁻³ इंटू 3⁻1 इंटू 5, चेक कर लेना। ठीक है, अब देखो मैं ना बहुत सालों से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा प्रैक्टिस ऑलरेडी हो चुका है। तो आप लोग ऐसा बुरा मत मान लेना कि सर आप इतना फास्ट कैसे कैलकुलेट कर लेते हो। मैंने मेंटल कैलकुलेशन क्या किया, 120 किसका प्रोडक्ट होता है, 40 इंटू 3 का, तो 3 तो प्राइम नंबर आ गया, 40 क्या 8 इंटू 5, 8 का मतलब क्या हुआ 2⁻³ इंटू 5, लिख दिया ऐसा। 144 क्या होता है 12 का स्क्वायर, मतलब 2⁻³ इंटू 3 का स्क्वायर, तो 2⁻6 इंटू 3 का पावर 2, है ना। 2⁻6 कितना होता है, यही होगा ना, 12 नहीं, 2 स्क्वायर इंटू 3, 2 स्क्वायर इंटू 3, तो 2⁻4 इंटू 3⁻2, 2⁻4 कितना होता है 16, 3⁻2 कितना होता है 9, 16 9 जा 144 होता है ना। अब देखिए इसमें 2 है 3 है, इसमें भी 2 और 3 है, इसमें 5 है बट इसमें 5 नहीं है, तो 5⁻0 दे दो। अब एचसीएफ लेते हो तो क्या होता है, हम ना मिनिमम पावर कंसिडर करते हैं, तो 2⁻3, यहाँ पे 3⁻1 और यहाँ पे 5⁻0 हो गया। सो दिस इज इक्वल टू 2⁻3 8, 8 3 जा कितना हो गया 24, एचसीएफ हो गया 24। अब देखो 24 दो जगह है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही इनकरेक्ट हो गया दोनों। अब हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम के लिए क्या करेंगे, हम मैक्सिमम पावर कंसिडर करेंगे 2⁻3 3⁻2 इंटू 5। अब एक बात बताइए, अब फास्ट कैलकुलेशन कैसे किया जाता है मैं बताता हूँ। 2 एक ले लो और 5 ले लो, कितना हो गया 10, तो यहाँ पे 2⁻3 बचा 8 इंटू 9, और 2 और 5 मिलकर 10 हो गया होगा, 8 9 जा 72, 72 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे 720 हो गया, तो 24 और 720 ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द और करेक्ट ऑप्शन। डन, ठीक है। Sixteen number question. If the SCF of 65 and 117 is 13, ठीक है, दो नंबर है भाई, क्या दिया हुआ है SCF किसका दिया हुआ है 65 और 117 का SCF दिया हुआ है, और वो भी कितना है 13, ठीक है। और इनका जो LCM है सेम नंबर का 65 और 117 का, वो है 45 इंटू ए, तो पूछ रहा है ए का वैल्यू क्या होगा, पूछ रहा है ए का वैल्यू क्या होगा। ओके, तो अब देखो इसको बहुत अलग अलग तरीके से, एक तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो और फिर वहां से ए का वैल्यू निकलेगा, नहीं तो एक थ्योरम तो आपने पढ़ा ही होगा कि जो एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट होता है
वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल होता है, राइट, प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल होता है। वेरी गुड, ठीक है। तो एस सी एफ और एलसीएम, एस सी एफ दिया हुआ है 13, एलसीएम दिया हुआ है 45 इंटू ए, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर हम 65 इंटू 117 कर देंगे। तो ए का वैल्यू हो गया 65 इंटू 117, ठीक है। और ये मल्टीप्लीकेशन में है तो इस साइड आके किस में हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। तो 13 5 जा हो गया 65, 5 9 जा 45, 9 से जाएगा क्या, 9 1 जा 1, 9 3 जा 27, ए का वैल्यू हो गया 13। भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। डन, क्या अभी हंसी मजाक नहीं हो रहा है भाई, रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, राइट। होगा होगा, अभी नया हूं मैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए इस चैनल पे ना प्रॉपर पढ़ाई होगी, कोई डायलॉग बाजी नहीं, कोई शेरो शायरी नहीं, है ना। अब देखिए जो बच्चा है ना यूट्यूब पे, देखो सबसे पहले क्या है, स्टूडेंट बहुत पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता यार, है ना। जब क्या होता है, जब ऐसा ना सर पे एग्जाम आता है, ठीक है, यूनिट टेस्ट आता है, तो बच्चे ढूंढने निकल जाते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था हमारे ज़माने में, हम ना बुक्स निकालते थे कि चलो भाई अब रिवीजन कर लेते हैं, 1 या 2 दिन बाद एग्जाम है। अभी बच्चे क्या करते हैं, ठीक है, निकल जाएंगे कि यूट्यूब पे वन शॉट रिवीजन वीडियो कहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी ये जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा है ना, अभी ये मार्च का महीना है, तो सीधी सी बात है बोर्ड हो चुका है। तो अभी इस वीडियो को वही बच्चे देखेंगे जिनका स्कूल में यूनिट टेस्ट होने वाला होगा रियल नंबर पॉलिनोमियल पे, है ना। समझ में आ रही है बात। तो उनको पढ़ना है, 1 2 दिन बाद एग्जाम है, राइट। तो आके मैं यहाँ पे बकवास करूंगा, है ना, शेरो शायरी करूंगा तो होगा नहीं भाई। मिनिमम टाइम में हम जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे तो बच्चों के लिए उतना ज़्यादा यूजफुल होगा, राइट। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तुम ऑफलाइन क्लास में बैठे हो, तुम भी पढ़ाई करो, है ना, ज़्यादा ये सब कमेंट बाजी नहीं करने की ज़रूरत है। ओके, तुम्हारा एग्जाम कब से है? अच्छा जून में होगा यूनिट टेस्ट, ओके वेरी गुड, ठीक है, अच्छा। हाँ हाँ हाँ, केवी वाले प्रॉपर फॉलो करते हैं सीबीएसई का टाइम टेबल, बट बाकी के जो स्कूल्स है, ठीक है, जो आप बच्चों से मैं बताना चाहूँगा कि जो मेरा ऑफलाइन क्लास है सिग्नम क्लासेस, ये पुणे के विमान नगर में है, ठीक है। और ठीक है, अभी ऑनलाइन स्टार्ट किया है, ठीक है। आपको अच्छा लगता हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, है ना। तो मैं ट्राई करूंगा कि जितना हो सके एक मिनिमम टाइम में, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सके, ठीक है। आप सपोर्ट करते जाओ, धीरे धीरे मेरा भी कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा, है ना। ऑफलाइन में मैं बहुत बड़ा मास्टर हूँ, ठीक है, बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ भाई, एक्सपीरियंस मैटर करता है। ऑनलाइन में एक्सपीरियंस नहीं है ना, कैमरा देख के पढ़ाना है, अपना बच्चा बैठा हुआ है यहाँ पे, है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, एस सी एफ ऑफ ए एंड बी इज 12 और ए और बी का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो एलसीएम क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, एस सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, राइट। तो एस सी एफ इंटू एलसीएम, है ना। तो एस सी एफ दिया हुआ है 12 मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर 1800 दिया हुआ है। यहाँ से आराम से निकालो, 12 1 जा 1, 6 12 5 जा 60, 150, एलसीएम कितना हो गया इसका 150, ठीक है। ये भी किसके ऊपर क्वेश्चन था कि एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल होता है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर 1800 दिया हुआ है, तो आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ 18 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब जानबूझ के मैंने ऐसे क्वेश्चंस इंक्लूड किया है, ठीक है। अगर आप डिफरेंट बुक्स देखोगे, राइट, ठीक है, आपके क्वेश्चन बैंक या अगर आप कोई गाइड फॉलो करते हो लाइक आर डी शर्मा सर की बुक जो होगी, ठीक है, वहाँ पे ये सब क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए। और कभी कभी एग्जाम में भी पूछ देता है, यूनिट टेस्ट में भी आ जाता है ना। अब ये जो प्रॉपर क्वेश्चन है ये 9th स्टैंडर्ड का है ना, कि इनमें से कौन सा ये रैशनल नंबर होगा, राइट, ठीक है। तो देखो पहला जो हमारा चैप्टर है उसका नाम ही है रियल नंबर, ठीक है। तो एग्जामिनर एक कंसिडर करके चलेगा कि रियल नंबर से जुड़े सारे कॉन्सेप्ट आपको आते हैं, ठीक है। और एमसीक्यू का प्रॉब्लम है, एमसीक्यू का प्रॉब्लम क्या होता है, एक्चुअल कॉन्सेप्ट टेस्टर प्रॉब्लम होता है, आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 10th में हो तो 10th से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आएंगे, 9th 8th 6 का भी कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है ना। और हाँ कंडीशन ये है कि वो रियल नंबर से जुड़ा होना चाहिए, है रियल नंबर से जुड़ा। कौन सा इसमें से इरेशनल नंबर है, ये देखो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है,
ये तो इरेशनल होगा नहीं। 1 4 1 4 4 1 4 4 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देख लिए एक ऐसा है 3.1416, ये रेकरिंग डेसिमल हो गया, तो ये भी इरेशनल नहीं होगा। देखो 22/7, 22/7 है ना, 22/7 क्या इरेशनल नंबर है, चेक कर लेना एक बार। यहाँ पे इस पैटर्न को फॉलो कीजिए। 3.14, 3.144, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, राइट, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है ना। अब देखो यहाँ पे ना कुछ बच्चे कंफ्यूज हो, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग भी है, तो ये पक्का इरेशनल नंबर होगा। ये इरेशनल नंबर क्यों नहीं है, आप 9th में पढ़ के आए होंगे, है ना, कि पाई जो होता है वो राशनल है या इरेशनल है। तो आपने बोल दिया था कि पाई एक इरेशनल नंबर है ना। उसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है वो 22/7 है, रियल वैल्यू नहीं होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, ठीक है। तो अभी मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग हीरो बन के ना इसको टिक कर दिए होंगे कि अच्छा पाई का तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 है। यहाँ पे पाई के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रहा है ना, कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है 22/7, इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्मेट में है, p/q के फॉर्मेट में है। ये p/q के फॉर्मेट में है तो ऐसे ही रैशनल नंबर हो गया, इसका पाई से भी क्या लेना देना, पाई के बारे में हम कोई डिस्कशन कर ही नहीं रहे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये पैटर्न देखा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है, तो ये क्या हो गया भैया, ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया, राइट, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नाउ 19 नंबर क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इरेशनल नंबर बिटवीन 15 एंड 18 इज इनफाइनाइट। 15 और 18 के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर है, बिल्कुल करेक्ट है ना, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, राइट, है ना। तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है, 9th स्टैंडर्ड से है। अभी हम आते हैं अपने 20 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर, ठीक है, कोई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, अगर उसमें एक नॉन जीरो रैशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका रिजल्ट हमेशा इरेशनल आएगा, ठीक है। ये भी आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 21. A rational number p by q has a terminating decimal expansion of prime factorization, ठीक है। अब देखो ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के ऊपर गलती से मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया जो कि अभी तो डिलीट कर दिया गया, लेकिन फिर भी सीख लो। अगर कोई रैशनल नंबर है, ठीक है, रैशनल नंबर, राइट, और उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है ना, और इस रैशनल नंबर को अगर टर्मिनेटिंग बनना है तो जो q है वो क्या होना चाहिए, 2m मल्टीप्लाइड बाई 5n के फॉर्मेट में होना चाहिए, जहां पे m और n का वैल्यू जैसे दोनों में से किसी एक का होना जरूरी है, ठीक है। मतलब 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और दोनों हो सकता है, ठीक है, समझ में आया। अगर इसमें डिनोमिनेटर में दैट इज q का वैल्यू है ना, q का वैल्यू या तो 2 होना चाहिए, नहीं तो 5 होना चाहिए, नहीं तो दोनों होना चाहिए। उनके अलावा अगर कुछ भी हुआ तो टर्मिनेटिंग नहीं होगी, क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। ये भी हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि ए ना एक इसका रैशनल फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करो, फिर पी और क्यू दैट इज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करके देखो क्या होगा, 69 होगा क्या, और इसमें बताना है ट्रू है फॉल्स है, कांट से पार्शियली ट्रू या फॉल्स है। तो पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि ये कैसा नंबर है। तो भाई साहब ये है नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग। अब नंबर के ऊपर बार आ गया तो ये कैसा नंबर होगा, रेकरिंग डेसिमल होगा, राइट, है ना। तो मान लो कि मैंने इसका वैल्यू x ले लिया विच इज इक्वल टू 0.254 के ऊपर बार हो गया, है ना। अब देखो इसको हम शॉर्टकट फॉर्मेट से सॉल्व करेंगे, है ना। एक फॉर्मेट है कि इसको एकदम लंबे फॉर्म में लिखो, इक्वेशन नंबर 1 नाम दो, फिर कुछ नंबर को इस साइड लेके आओ 10 या 100 से मल्टीप्लाई करके, है ना। वो सब हम फॉलो नहीं करेंगे, एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। तो भैया ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो देखिए अगर बार वाला क्वेश्चन है तो डेसिमल के बाद बार नंबर होना चाहिए, है ना। यहाँ पे बार से पहले एक ऐसा नंबर है, ठीक है, टू जिसके ऊपर बार नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था नाइन्थ में कि इसको इस साइड लेके आए, तो 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो कर दिया 10 से मल्टीप्लाई, तो ये होगा 2.54 का बार। सो 10x का वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस, अब दो डिजिट के ऊपर बार है तो यहाँ पे 54/99 कर लेंगे। तो 10x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 99 टू द 9 टू द 18 9 टू द 18 प्लस 1 19
प्लस 54/99। तो 10x का वैल्यू हो गया 8.12 9542 है 15 और 112 252 हो गया अपॉन 99। तो फाइनली x का वैल्यू हमें मिल गया 252/99 और x हमारा नंबर था है ना, जिसको हमने p by q के फॉर्म में लिख दिया। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ p एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ। अब आप इन दोनों को ऐड कीजिए 252 में 994 अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 plus 2 9 plus 5 is 40 9 plus 2 is 11 11 plus 1 1241 है ना। 69 69 कहाँ से होगा यार, बिल्कुल फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, मतलब ये तो ट्रू होगा, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन 69 नहीं होगा, क्या हो जाएगा 1242। लेकिन हम क्या यहाँ से कैंसलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने भी गलती की है, मैंने यहाँ पे कैंसलेशन नहीं किया, डायरेक्टली ऐड कर दिया। मतलब मैंने क्या किया, इस नंबर को ऐसे लिखा, इसको p by q के फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया, तो हमें आता है करने 9 स्टैंडर्ड में हमने सीखा हुआ किया, और फिर p और q का एडिशन कर दिया। क्या हमने इसे सिंपल फॉर्म में एक्सप्रेस जरूर दें, तो पहले ना आप इसे सिंपल फॉर्म में एक्सप्रेस, ठीक है। 2 से क्या है डिविजिबल है, 2 1 जा 1 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 4 जा 8 2 9 जा 18 2 5 जा 10, क्या है 3 से भी डिविजिबल है, 3 4 जा 12 3 2 जा 6 3 1 जा 1 3 6 जा 18 3 5 जा 2, क्या और भी नंबर से डिविजिबल है, ठीक है। 7 नहीं, 13 से नहीं, 21 से डिविजिबल है क्या, 21 से देखते हैं, नहीं 21 से भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब ये दोनों को प्राइम होगा, 21 से नहीं है, ठीक है, और 742 आता है, तो यहाँ पे p प्लस q का मान कितना आ जाएगा 165 प्लस 40 5 2 7 6 4 10 207 आएगा, ठीक है, व्हिच इज नॉट डेफिनेटली इक्वल टू 69। तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ बिल्कुल फॉल्स दिया हुआ, ठीक है। ये भी 9 स्टैंडर्ड का क्वेश्चन। अब ना ठीक है, एक क्वेश्चन में वो ठीक ठाक लगता है, ठीक है, ऐसे है टफ नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक है। यहाँ पे कोई तो एक नंबर n है ना, जिसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है, राइट। अब आपको बताना है कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके एंड में कितना कंसेक्यूटिव जीरो आएगा, ठीक है। अब मैंने अपने पुराने लेक्चर्स में ये पढ़ा था कि हमें अगर कंसेक्यूटिव जीरो चाहिए, अगर हमें एक जीरो चाहिए तो उसके लिए 1 2 और 1 5 की जरूरत है, ऐसा। अगर हमें दो जीरो चाहिए तो 2 raised to 2 into 5 raised to, यानी 4 into 35 का कितना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लॉजिक क्या डेवलप करना है कि एक जीरो चाहिए तो एक 2 और एक 5 की जरूरत है, दो जीरो चाहिए तो दो 2 और दो 5 की जरूरत है, और तीन जीरो चाहिए तो हमें 3 2 और 3 5 की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 का पावर 3 है और 5 का पावर 4, तो इन दोनों का कॉमन पावर कितना आ जाएगा 3, कॉमन पावर कितना आ जाएगा 2 और 5 के बीच, बाकी हमें कंसीडर करना ही नहीं है। अब ये नंबर कितना बड़ा होगा कितना छोटा है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे बताना है कि जब इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसके एंड में कितने कंसेक्यूटिव जीरो, तो हमें इनका ना कॉमन पावर ढूंढना होगा। तो दोनों के बीच में कॉमन पावर कितना है 2 और 5 के बीच में 3 है, तो इसमें 3 कंसेक्यूटिव जीरो, 3 consecutive zeros, right? Option B is our correct option. Question number 24. The sum of the exponent of prime factor in the prime factorization of 196. बहुत ज़्यादा easy question है। 196 का prime factorization 2 9 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 7 जा 49, है ना। तो 196 को हम क्या लिखेंगे 2 into 7 is 2, ठीक है। तो अगर हम इनके प्राइम फैक्टराइजेशन से है ना एक्सपोनेंट के पावर को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 + 2 4 मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो गया। ये भी बहुत बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करना था और इनके पावर को ऐड करके क्या आएगा वो क्वेश्चन। चलो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना। P1 और P2 दो और प्राइम नंबर सच है,
P1 is greater than P2, P1 का स्क्वायर माइनस P2 का स्क्वायर का वैल्यू क्या? ठीक है, यहाँ पे नंबर नहीं दिया हुआ है ना, तो नंबर नहीं दिया हुआ तो भाई हम नंबर सोच सकते हैं ना, पैटर्न को देख सकते हैं है ना, तो फिर आंसर देख कर सकते हैं। P1 और P2 ऑड प्राइम नंबर है और P1 का वैल्यू P2 के वैल्यू से क्या बड़ा। बहुत अच्छी बात है, तो कोई भी प्राइम नंबर ले ले भाई, चलो मैंने एक ले लिया और दूसरा ले लिया, ठीक है, और P1 का वैल्यू P2 से बड़ा है ना, तो P1 का वैल्यू मैंने ले लिया 5 और P2 का वैल्यू ले लिया मैंने, है ना। चलो और इनका ना स्क्वायर करके देखते हैं, तो 5 का स्क्वायर और स्क्वायर करके क्या करना, सब्ट्रैक्ट भी करना, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा 60। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, P1 का वैल्यू ऑड प्राइम नंबर ही लेना है, 7 ले लेते हैं और P2 का वैल्यू 5 और फिर इनका स्क्वायर करके सब्ट्रैक्शन करते हैं। 49 में से 25 माइनस जाएगा 9 से 5, 4 में से 2 क्या आया 20। भैया तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे पैटर्न ऑब्जर्व करना है, तो जब हम इनका स्क्वायर करके सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो हमें मिल क्या रहा है, यहाँ पे 16 मिला, यहाँ पे 24, क्या इवन प्राइम नंबर मिला नहीं, भाई ये इवन कॉम्पोजिट नंबर है। ऑड प्राइम नंबर मिला नहीं, क्या ऑड नंबर मिला नहीं, क्या मिला हमें प्राइम नंबर मिला। ऑप्शन सही है क्या, इवन प्राइम नंबर तो बिल्कुल भी नहीं मिला, एक ही इवन प्राइम नंबर है हमारे पास और वही तो ये यार 16 और 24 आ रहा है। मुझे क्या लग रहा है यहाँ पे ये ना एक प्राइम नहीं होना चाहिए, सिर्फ इवन नंबर होना चाहिए। अगर ये इवन नंबर होता तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, P1 और P2 आपको दो और प्राइम नंबर सच है, P1 का वैल्यू P2 से बड़ा होगा, ठीक है, और फिर उसका स्क्वायर करके सब्ट्रैक्शन करना है, तो मैंने दो तीन ऐसे ही दो मैंने लिया एग्जांपल और यहाँ से साथ साथ में दिख रहा है ना, तो जब हम स्क्वायर करके सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो हमें इवन नंबर मिल रहा है ना ऑड नंबर मिलेगा ना प्राइम नंबर मिलेगा ना ऑड प्राइम नंबर मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। ऑप्शन वहां गलत लिखा हुआ था इवन प्राइम नंबर, यहाँ पे ऑप्शन इवन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, P and Q are co-prime number, then P square and Q square, P और Q co-prime number, ठीक है, कुछ ऐसा सेट लेते हैं और फिर वहां से कॉमन ऑब्जर्वेशन करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर। जैसे मैंने 3 और 4 दो co-prime नंबर लिए, इनका स्क्वायर करो, तो इनका स्क्वायर क्या होता है, इनका स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। वेरी गुड, ओके। एक दूसरा सेट भी ले लेते हैं, जैसे मैंने एक ले लिया 4, दूसरा क्या ये दोनों भी को प्राइम नंबर है, बिल्कुल को प्राइम नंबर है, भी कॉमन फैक्टर, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16, 7 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। एक और ले लेते हैं, मान लो 10 ले लिया मैंने और 30 ले लिया, 10 का स्क्वायर करोगे 100, 30 का स्क्वायर करोगे 160, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला था कि P और Q दो को प्राइम नंबर लेना है, तो जब हम उनका स्क्वायर करेंगे तो उनका स्क्वायर आपस में क्या होगा, या को प्राइम होगा या नॉट को प्राइम होगा, इवन नंबर होगा या ऑड नंबर। देखो दोनों इवन कॉर्नर मिल रहा है, एक इवन मिल रहा है, ऑड मिल रहा है, एक इवन मिल रहा है, ऑड, एक इवन मिल रहा है, ऑड मिल रहा है, लेकिन इतना मैं श्योर हूं कि ये दोनों को प्राइम जैसे ही मिल रहे हैं। तो दो प्राइम नंबर का दो को प्राइम नंबर अगर या उनका स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट भी को प्राइम ही होगा, ठीक है, ये याद रखने की जरूरत है आप, ठीक है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if b is the least prime factor of number A and 7 is the least prime factor of number B, then the least prime factor of A plus B क्या होगा। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है कि वो A कोई तो नंबर है जिसका सबसे छोटा प्राइम फैक्टर और B कोई तो नंबर है जिसका सबसे छोटा प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो A प्लस B का जो प्राइम फैक्टर होगा उसका लेस प्राइम फैक्टर, हमें एक नंबर के बारे में नहीं पता, हमें बी नंबर के बारे में नहीं, मैं कुछ भी ले लेता हूँ, कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ जिसका ए, कोई भी नंबर ले लेता हूँ जिसका सबसे छोटा प्राइम फैक्टर है 3। तो मैंने जानबूझ के ए का वैल्यू ऐसी पैटर्न ऑब्जर्व करना है, एग्जीक्यूट क्वेश्चन ए का वैल्यू मैंने 15 ले, तो फिर हम 15 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 to 5 ए 15 है और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 3 है
5 हुआ, मतलब सबसे छोटा प्राइम फैक्टर। अब मैं बी नंबर लेता हूँ जिसका छोटा प्राइम, तो मैंने ले लिया 7 ठीक है। अब बोल रहा है कि आप क्या कीजिए, यहाँ पे ए और बी को ऐड कीजिए, ठीक है, और फिर उसका लिस्ट प्राइम फैक्टर निकालिए। मैंने ऐड तो 5 7 12 7 1 8 9 92 होगा। तो 92 का जो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर होगा वो क्या होगा, 2 होगा। तो देखो अगर आप ऐसे ही एग्जांपल्स देखिएगा, ठीक है, एक कोई और नंबर ले लेगा जिसका सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 3 है, कोई और नंबर लेगा जिसका छोटा प्राइम फैक्टर 7 है। जब उन दोनों नंबर को तुम एडिशन करोगे तो हमेशा एक इवन नंबर ही आएगा, और इवन नंबर का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर कौन सा होता है, 2। अगर इवन नंबर सबसे पहले तो 2 से ही डिविजिबल होगा। जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं सबसे पहले 2 से उसके डिविजिबिलिटी है। अब हम आ जाते हैं 28 नंबर। The smallest prime number by which under root 27 should be multiplied so as to get a rational। ठीक है, अब अंडर रूट 27 एक क्या है नंबर, इसमें कौन से छोटे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये राशनल नंबर, ठीक है। तो 27 को फैक्टराइज कर लेना, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो राशनल बनेगा, 2 से करोगे नहीं बनेगा, 3 से करोगे हाँ बनेगा, 3 के अलावा कोई और नंबर से करोगे तो भी बनेगा ना भाई, है ना। 3 को 3 को 3 से कर लेना, लेकिन हमें क्या करना है, हमें ना स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के बारे में बात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो गया, 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे एक पेयर बन के 3 बार आ गया, और इसका आंसर 9 आ गया, मतलब बन गया राशनल नंबर 9.9 लिख देंगे। तो हमने सबसे छोटे किस प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ये आएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्लास लंबा हो रहा है, ठीक है, खत्म कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टारगेट था, मैंने टारगेट लिया था कि 30 क्वेश्चन तो करेंगे ही, राइट। 20। अच्छा ये भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। अगर एक नेचुरल नंबर है तो 9 का पावर 2 है माइनस 4 का पावर 2 है, हमेशा किससे डिविजिबल है, ठीक। अब आप क्या करोगे, तो बड़ा सा थ्योरी यूज करोगे या बस छोटा सा इतना वाली वैल्यू की पुट करके देखते हैं, पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे और आंसर करेंगे, हाँ, छोटी सी बात। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या है, 9 का पावर 2 है माइनस 4 का पावर 2। अब यहाँ पे n का वैल्यू एक बार 1 पुट करो, तो 9 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर हो गया 81 माइनस 16, 11 में से 6 गया 7, 7 में 7 में 67, n का वैल्यू 2 पुट करो, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने n का वैल्यू पहले 2 पुट कर दिया, चलो भाई 2 करके बोल कुछ और रहा हो लिख कुछ और रहा हो, तो नींद आ गई भाई, जल्दी से इस क्लास को ठीक है। n का वैल्यू पहले मैंने 2 पुट कर दिया, यहाँ पे n का वैल्यू ना मैं 1 पुट करता हूँ, 9 का पावर 1 4 का पावर 1, 9 में से 4, ठीक है, ये सही है क्या, n की जगह 2 पुट किया, 9 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 9 स्क्वायर 81 माइनस 16, 11 में से 6 किया भाई 5 होगा, 65 होगा, ठीक है। नाउ n का वैल्यू 3 भी पुट करके चेक कर लेते हैं, 9 का पावर 3 माइनस 4 का पावर 3, 9 का पावर 3 कितना 729 होगा, 4 का पावर 3 64 होगा, 9 में से 4 गया 5, और 12 में से 6 गया 6, और ये हो गया 6। तो देखो 9 रेस टू 2 है, 4 रेस टू 2 है, यहाँ पे n हमारा क्या था नेचुरल नंबर, है ना। तो 1 बाय 1 करके हमने 3 नेचुरल नंबर पुट किया। अब यहाँ से पैटर्न बोल रहा है हमेशा किससे डिविजिबल है, देख रहे हो 5 5 5 5 से तो पक्का डिविजिबल। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन था, देखो सबसे पहले आप इस सेंटेंस पे गौर करना, इज ऑलवेज डिविजिबल। तो देखो ये जो पहला नंबर था 5 से था, दूसरा नंबर था 5 से भी है 13 से भी है, ठीक है। तो पहले केस में तो 13 से नहीं हुआ ना, पहले केस में सिर्फ 5 से हुआ, तो हमें तो परफेक्ट आंसर देना कि ऑलवेज डिविजिबल इज, ठीक है, समझ में आ रही है। तो n का डिफरेंट वैल्यू पुट करना है, पैटर्न ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे क्या था, कीवर्ड दिया हुआ था कि हमेशा किससे डिविजिबल होगा, तो हमेशा ये 5 से डिविजिबल होगा। आगे बात समझ लो, नहीं तेरे को आया। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, 3.27, 3.27 का बाहर क्या होगा, इंटीजर होगा, इंटीजर तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना।
इरेशनल नंबर होगा नहीं भाई, बार लग गया है ना। अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है ना, आपने पढ़ा होगा कोई भी नंबर अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में एंड रिकरिंग हो जाता है, अगर रिकरिंग हो जाता है तो एक रैशनल नंबर होता है। क्या होता है? रैशनल नंबर, राइट। तो डायरेक्टली हम रैशनल नंबर प्रेडिक्ट करते हैं। देखो बच्चे यहाँ पे सॉल्व करके भी आ सकता हूँ, बोलते सर ये तो परफेक्ट आंसर नहीं, ये भी परफेक्ट आंसर है ना। लेकिन अगर यहाँ पे आपको सॉल्व करके चाहिए तो 3 प्लस क्या करोगे, 27/99 कर दोगे, 99 एलसीएम ले लोगे, 99 3 9 का 27, 3 9 का 27 प्लस 2 29 प्लस 27, साथ साथ होगा 9 2 11 12 2 1 3, ये पी बाई क्यू के फॉर्मेट में आ गया, बन गया राशनल नंबर हो। ठीक है, तो आई होप बच्चों, ठीक है, मैं उतनी एनर्जी में नहीं पढ़ा पाया है ना। ठीक है, एक बालक बैठा हुआ है मेरे घर के पास में रहता है। ठीक है, तो एक यूनिट टेस्ट था, है ना, तो दिन भर क्लास किया और अभी पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा एनर्जी लैकिंग लगा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम वीडियो बाय वीडियो अपने आप को इम्प्रूव करते जाएंगे और मैं ट्राई करूंगा आपके लिए क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए, है ना। कंटेंट तो वैसे पढ़ाई में नहीं होता, पढ़ाई पढ़ाई होती है ना, कंटेंट बनाना चाहिए, बट जितना हो सके मैं अच्छा वीडियो बनाऊंगा, है ना। ओके, बस आपका सपोर्ट मिलते रहना चाहिए। चलो भाई, तो आप क्या करना, अब मैंने नंबर दिया हुआ था ना लेक्चर के स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो ये देखो, ये नंबर है भाई, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, राइट। मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दिया करूँगा। ठीक है, ओके, चलो बाय, गुड नाइट।